दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल KR अड्डा पर। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक करंट अफेयर्स सीरीज अपना कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के पॉइंट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज से हम अपना एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ में एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है नॉलेज सदाबहार। और ये हमारा जो सीरीज होगा, इसके अंदर हम लोग वैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनके अंदर चेंजेस जल्दी नहीं होते हैं और जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। जैसे जैसे आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की, भारत में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं। और ये एक वीडियो आपके सारे कंफ्यूजन दूर करने वाला है न्यूक्लियर पावर स्टेशंस को लेके, कि इसमें कंप्लीट आपको आपके लिए जितना भी इसके अंदर में डिटेल हो सकता है वो सारी डिटेल, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको। तो सिर्फ एक वीडियो और न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपका पूरा तैयार है विदाउट कंफ्यूजन। फिर आपको जाके गूगल पे कभी रिसर्च नहीं करना पड़ेगा कि इंडिया में कौन है, कहाँ है, कैसे हैं। ठीक है, सब कुछ इसके अंदर में आपको मिलने वाला है। हम अपना करंट अफेयर्स का सीरीज साथ में करते रहेंगे, लेकिन साथ में हम नॉलेज सदाबहार में ऐसे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आप ये जो भी वीडियोस आने वाले हैं, इनको बिल्कुल सिर्फ इनको देखिए मत, इनके लिए आप नोट्स प्रिपेयर करिए। क्योंकि आप वीडियो देखते हैं तब तक तो आपके दिमाग में सब कुछ रहता है, लेकिन जैसे ही एक बार वो वीडियो गया, फिर आपके दिमाग से चीजें धीरे धीरे जाने लगती है। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और इस वीडियो के साथ साथ में चीजों को नोट करते रहिए, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और यकीन मानिए कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आपको पूछे मिल ही जाएंगे। आप चाहे किसी भी तरीके का एग्जाम देने जाते हो, चाहे आप यूपीएससी दे लीजिए, चाहे आप एसएससी दे लीजिए, चाहे आप बैंक दे लीजिए, चाहे आप रेलवे दे लीजिए, हर जगह मिलने वाला है। तो दोस्तों, चलिए आज के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो हम देखते हैं अपने लास्ट के वीडियो में दिए गए टास्क को। तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका पहला क्वेश्चन ये रहा, फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। और ये है क्या? तो ये एक कोड है, ठीक है। और ये कोड कितने कैरेक्टर्स का होता है? तो ये होता है 8 to 11 कैरेक्टर्स का कोड होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो 8 कैरेक्टर्स होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं, ठीक है। और लास्ट के जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो ऑप्शनल हैं। अगर आप चाहते हैं रखना रखिए, नहीं चाहते नहीं रखिए। अब ये कोड कैसा है? तो आप लोगों ने IFSC कोड देखा होगा, बैंक में जब ट्रांजेक्शन के लिए जाते हैं, इसलिए होता है ये इंटर बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन है उसमें यूज किया जाता है। उसी तरीके से स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बालाजी टेम्पल किस राज्य में है? बालाजी टेम्पल, जिसको हम तिरुपति बालाजी टेम्पल भी कहते हैं, और कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और ये है भारत का दूसरा सबसे धनी मंदिर। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम बात करते हैं डोनेशंस की, तो उसके मामले में ये पहले नंबर पर आ जाता है। ये इस मंदिर को सबसे अधिक डोनेशन मिलते हैं तिरुपति बालाजी को, लेकिन धनी के मामले में दूसरा है। तो सबसे अधिक भारत का धनी मंदिर कौन सा है? तो यह है पद्मनाभम स्वामी मंदिर, जो कि केरला। अगला क्वेश्चन जो हमारा था वो भारतीय महिला बैंक के ऊपर था कि इसकी स्थापना कब की गई है? तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई थी। पीएम मनमोहन सिंह थे उस समय, ठीक है। उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, उन्होंने इसके लिए इनॉग्रेट किया था इसको, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में था, ठीक है। इस बैंक को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में SBI में मर्ज कर दिया गया 1 अप्रैल 2017 को। सोचिए, मात्र 4 साल के सफर में इस बैंक ने 500 टोटल ब्रांचेज अब बना लिए थे। मर्जर के टाइम में इसके टोटल 103 ब्रांचेज थे। और भारतीय महिला बैंक पाकिस्तान और तंजानिया के बाद भारत मात्र तीसरा ऐसा देश है जिसने फुली डेडिकेटेड वुमेन्स के लिए बैंक बनाया था, जिसमें सिर्फ कर्मचारी महिला थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है और कहाँ पे ये? तो ये है जम्मू और कश्मीर में है। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस ऐप को जारी किया गया है, और कौन सा ऐप है? आरोग्य सेतु ऐप, जिसका आप लगातार एडवर्टीजमेंट देख रहे होंगे, आपके फोन में भी ये ऐप होगा। इस ऐप को 1 अप्रैल 2020 को रिलीज किया गया है। और डेवलप किसने किया? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एसोसिएशन। अब आ जाते हैं अपने आज की वीडियो पे, और जल्दी से न्यूक्लियर पावर रिएक्टर पे हम अपना वीडियो देखते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ एक वीडियो, उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स को। तो चलिए, हमारा जो सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वो नाम है जो भारत के अंदर में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ऑपरेट करता है। जैसे आप लोगों ने NTPC सुना है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, क्या करता है भाई? थर्मल पावर के लिए ये इंडिया में काम करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिट है। उसी तरीके से NPCIL न्यूक्लियर पावर के लिए काम करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिट है। इसकी स्थापना सितंबर 1987 में की गई थी, 1 सितंबर को किया गया था, और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में।
ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो इसको रजिस्टर कहाँ पे किया गया है, तो याद रखिएगा कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में इसको रजिस्टर किया गया है। इसके वर्तमान प्रमुख हैं एस.के. शर्मा, जो इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इसका मोटो क्या है, तो एटम्स इन द सर्विस ऑफ नेशन, अणु राष्ट्र की सेवा में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो भारत में करंट न्यूक्लियर पावर स्टेशन की संख्या है वो कितनी है। तो कितनी है संख्या, अब आप बार बार गूगल पे देखते हैं, आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है कितने हैं, कहीं पे कुछ नाम कहीं पे कुछ नाम, सब कुछ क्लियर है। कितने हैं, मात्र 7। भारत में वर्तमान में मात्र 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं। इनके अंदर में नंबर ऑफ रिएक्टर्स कितने हैं, तो 22 रिएक्टर्स हैं जो इसके अंदर काम कर रहे हैं, और इनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी यानी कितना ये मैक्सिमम ऊर्जा बना सकते हैं, तो 6780 मेगावाट भारत की टोटल अभी इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है। भारत ऊर्जा न्यूक्लियर पावर के मामले में ये भारत न्यूक्लियर पावर का जो सेक्टर है वो भारत का 5वां सबसे बड़ा ऊर्जा का क्षेत्र है। 4 सबसे बड़े वाले कौन है, तो कोल यानी कोयला सबसे पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर गैस है, तीसरे नंबर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आती है, चौथे नंबर पर विंड मिल आती है और 5वें नंबर पर न्यूक्लियर पावर आता है। चलिए दोस्तों, तो अब आते हैं हम अपने न्यूक्लियर पावर स्टेशन के ऊपर और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैप है आपके सामने, जिसमें आपको 2 तरीके के डॉट दिख रहे हैं, एक दिख रहा है पर्पल, दूसरा दिख रहा है येलो। तो पर्पल वाले जो डॉट है वो डॉट है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर अभी काम कर रहे हैं, और येलो वाले डॉट वो डॉट है जहाँ पे वो प्रपोज्ड है। ठीक है, तो देखिए पहला आपको ऊपर में दिख रहा है नरोरा, कहाँ पे है, यूपी में, सबको हम देखेंगे अभी डिटेल में। उसके बाद दूसरा है गोरखपुर देखिए यहाँ पे गोरखपुर, ये यूपी का गोरखपुर नहीं है, ये हरियाणा का गोरखपुर है जहाँ पे प्रपोज्ड है। तो यहाँ पे राजस्थान में देख लीजिए, जो राजस्थान में है ये पर्पल, जिसका नाम है RAPS राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि रावत भाटा में है। ठीक है, ये वर्किंग है, लेकिन हमारी बात सारी, ये दोनों प्रपोज्ड है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कक्करपाड़, ये कहाँ है, तो ये गुजरात में है कक्करपाड़, और यहाँ पे गुजरात में एक और प्रपोज्ड है मीठी वर्डी, लेकिन मीठी वर्डी अब यहाँ पे प्रपोज्ड नहीं है। मीठी वर्डी अब मूव करके आ चुका है कोवाडा में, और ये कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश के चुटका में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज्ड है। महाराष्ट्र के तारापुर में एक फंक्शनल है जो काम कर रहा है, और महाराष्ट्र में ही दूसरा प्रपोज्ड है जैतपुर में, जिसके ऊपर में जिसमें काम चल रहा है, इसकी जो है निर्माण चालू है। कर्नाटक में है कैगा में, दूसरा है मद्रास में, मद्रास यानी कि तमिलनाडु में है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, और मद्रास में दूसरा जो प्रपोज्ड है उसका नाम है कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन, और उसके बाद है तमिलनाडु के कुन्नुकुल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सबको एक एक करके देखते हैं हम। तो सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन हमारे पास है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये कहाँ पे है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, तो ये महाराष्ट्र में है। अब देखिए अभी तक आपसे स्टेट पूछे जाते थे, लेकिन अब चूंकि एग्जाम में हर चीज एक स्टेप ऊपर जा रही है, तो आप स्टेट के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट भी याद रखिए कि ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, सारे डिस्ट्रिक्ट बताए जाएंगे आपको। तो ये ठाणे में है, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है। इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1969 को की गई थी, और इसी के साथ ये बन जाता है भारत का ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, यानी कि सबसे पुराना। ये स्टार्ट किसके असिस्टेंस से किया गया था, तो यूएसए के असिस्टेंस से। अमेरिका ने इसके लिए भारत को सहायता प्रदान करी थी, और आज भी अमेरिका के एम्प्लॉइज में काम करते हैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन में। यहाँ पे रिएक्टर्स की बात करेंगे तो रिएक्टर यहाँ पे टोटल 4 है। रिएक्टर आप देखते होंगे कि बड़े बड़े कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं न्यूक्लियर पावर में। ठीक है, तो इन्हीं को हम रिएक्टर्स करते हैं, जिनके अंदर में लगातार जो है वो रिएक्शन चलते रहते हैं, जहाँ पे हम लोग यूरेनियम, थोरियम इसका उपयोग करते हैं। मॉडरेटर के रूप में हम लोग DTO का यूज करते हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कैसे काम करते हैं इसके ऊपर हम लोग एक अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एक अलग से वीडियो इसमें हम करने वाले हैं। तो इन्हीं को हम रिएक्टर्स कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 रिएक्टर्स हैं, और इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है, तो 1400 मेगावाट की इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। तो हमारे पास है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन। ये कहाँ पे है, तो ये राजस्थान के कोटा जिले के रावत भाटा में है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसका नाम राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन के नाम से ना पूछ के रावत भाटा के नाम से पूछा जाता है। क्योंकि अगर एग्जाम में पूछ दिया कि राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है, तो भाई राजस्थान में है, वो तो क्लियर है नाम से ही। इसलिए पूछा जाता है कि रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान। ये 16 दिसंबर 1973 से ये फंक्शनल है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टर्स की संख्या 6 है, और इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 1180 मेगावाट की। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जैसे तारापुर अमेरिका के असिस्टेंस से बनाया गया था, उसी तरीके से यहाँ पे कनाडा ने इनिशियल असिस्टेंस इंडिया को प्रोवाइड करी थी।
लेकिन 1974 में इंडिया करता है स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक ऑपरेशन, जिसके अंदर में इंडिया पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट करता है, और कनाडा जब इसके बारे में सुनता है तो फिर वो भारत से इस पैक्ट को खत्म कर देता है, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन से अपने आप को पीछे खींच लेता है, क्योंकि उसका कहना था कि भारत ने ट्रीटी को तोड़ा है, वो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास है यहाँ जो नेक्स्ट आने वाला है वो है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन। तो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु के चेन्नई जिले के कलपक्कम में है। इसको हम इसका देखिए, जैसे कि राजस्थान वाले का नाम रावत भाटा से पूछा जाता है, उसी तरीके से पूछा जाता है कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। क्योंकि अगर मद्रास पूछ देता है तो भाई बहुत लोगों को पता है कि मद्रास कहाँ पे है, तमिलनाडु का है। ये 27 जनवरी 1984 से फंक्शनल है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टर्स 2 हैं और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 440 मेगावाट, यानी कि दोनों यहाँ पे जो रिएक्टर्स काम कर रहे हैं वो हैं 220 मेगावाट के। याद रखिएगा 220 मेगावाट इनकी टोटल इंस्टॉल पर रिएक्टर की कैपेसिटी है। अगला हमारे पास जो रिएक्टर है हमारा वो है कैगा जनरेटिंग स्टेशन। कैगा जनरेटिंग स्टेशन ये कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ जिले में है। कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन या कैगा जनरेटिंग स्टेशन कह लीजिए, और ये 16 नवंबर 2000 से फंक्शनल है। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टर्स यानी कि टोटल रिएक्टर्स की संख्या यहाँ पे 4 है, जिनकी 880 मेगावाट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है, और पर रिएक्टर कितना हो गया? तो 220 मेगावाट का पर रिएक्टर इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट है हमारा कुन्नकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन। इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि ये है भारत का सबसे नया एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसकी स्थापना जिसको चालू किया गया है 1 दिसंबर 2014 से। और ये कुन्नकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो ये भी है तमिलनाडु के ही तिरुवनेल्ली कोट्टाबोम्मा जिले में। कुन्नकुलम एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए 2011 से बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया गया था, क्योंकि जब जापान के फुकुशिमा में जो न्यूक्लियर वहाँ पे जो रिएक्टर था वहाँ पे लीकेज हो गई, जिसकी वजह से डिजास्टर हुआ था। और तो उसके बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ कि हम यहाँ पे जो लोकल लोग थे उनको डर था कि कहीं इसके अंदर कभी भी अगर होता है रेडियो एक्टिविटी सिक्रेशन हो गया, लीकेज हो गई, तो बहुत बड़ा इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। पहली चीज। दूसरी, वहाँ के फिशरमैन इस प्रोटेस्ट में सबसे आगे थे। क्यों? क्योंकि फिशरमैन का कहना था कि जो यहाँ से न्यूक्लियर वेस्टेज निकलेगा वो रेडियो एक्टिव होगा, और आसपास जो इनका वाटर बॉडी है उसको ये प्रदूषित करेगा, जिसके कारण मछलियां मरेंगी, तो इनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के बाद 2014 में इसको स्टार्ट कर दिया गया था। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टर की संख्या 2 है, और इनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 2000 मेगावाट की है, यानी कि पर न्यूक्लियर रिएक्टर 1000 मेगावाट का है यहाँ पे। और इसी के साथ ये बन जाता है भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। ठीक है, 2000 मेगावाट के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कहाँ पे है? तो ये है टोक्यो के जापान में, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी लगभग 6800 मेगावाट के आसपास है। ठीक है, यानी भारत के भी टोटल जितनी है उतना वो अकेले कर लेता है। तो ये है कुन्नकुलम, जो भारत का सबसे नया और सबसे बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है। नेक्स्ट है हमारा नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, और ये कहाँ है? तो ये है यूपी के बुलंदशहर में। इसकी शुरुआत कराई गई है 1 जनवरी 1991 से, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टर की संख्या 2 है। देखिए ये जो दिख रहा है ना, यही है रिएक्टर। जो ये वेसल्स दिख रहे हैं इन्हीं को हम रिएक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टर्स कितने हैं? तो 2 हैं, और इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? तो 440 मेगावाट की है। नेक्स्ट है हमारा कक्करपाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन, और कक्करपाड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है कहाँ पे? तो गुजरात के सूरत जिले में। देखिए यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको वेसल, ये 1 वेसल, ये 2 वेसल। तो इसकी स्थापना, इसकी शुरुआत कब से की गई है? तो 6 मई 1993 से ये फंक्शनल है। नंबर ऑफ रिएक्टर्स 2 है जो आपको सामने दिख रहे हैं, और इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी 440 मेगावाट, यानी कि पर रिएक्टर 220 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट हम अब ये देखने वाले हैं कि अभी कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन है, प्रपोज्ड है। अब क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता है कि कौन से प्रपोज्ड है। तो पहला हमारे पास है जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, और जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे प्रपोज्ड है? तो ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में मडबान गांव है, जहाँ पे जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा जब ये बनके तैयार हो जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ भारत का नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जब बनके तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल रिएक्टर की संख्या 6 होगी, पर रिएक्टर 1650 मेगावाट होगा, और इसकी टोटल जनरेटिंग कैपेसिटी
9900 मेगावाट है, यानी कि जो अभी टोक्यो का 6800 मेगावाट का है उससे 3100 मेगावाट, उससे 50% लगभग ये अधिक होने वाला है। तो अकेला ये 9900 मेगावाट की जो है प्रोडक्शन देने वाला है। तो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा जब ये बन के तैयार होगा। ये बन किसके असिस्टेंस से रहा है? तो ये फ्रांस के असिस्टेंस से बन रहा है कि जब फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भारत की यात्रा पे 2010 में आए थे, तभी इसके लिए जो है वो पैक्ट साइन किया गया था। अगला प्रपोज जो है वो हमारे पास है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका दूसरा नाम है गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना GHAVP, और इसका शिलान्यास हरियाणा के फतेहाबाद जिले में PM नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था। तो याद रखिएगा कि ये गोरखपुर यूपी में नहीं है, ये हरियाणा में है। यहाँ पे टोटल रिएक्टर की संख्या है 4, हर रिएक्टर की कैपेसिटी 700 होगी, तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी बन जाती है 2800 मेगावाट। नेक्स्ट है हमारा कोवाटा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, ये है आंध्र प्रदेश में और इसकी टोटल एक्सपेक्टेड इंस्टॉल कैपेसिटी होने वाली है 6600 मेगावाट की। ये पहले गुजरात के मीठी वर्दी का प्रपोज था, लेकिन वहां पे फार्मर्स ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया। उन लोगों ने जमीन नहीं दी। जब गवर्नमेंट जमीन ऑक्युपाई करने की, लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि फार्मर्स का कहना था कि उनका एक ही वहां पे प्रोफेशन है जो वो फार्मिंग करते हैं, अगर वो भी उनसे छीन लिया गया, उनकी जमीन अगर दे दी गई, तो फ्यूचर में क्या करेंगे, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। इसीलिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया मास लेवल पे, गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ा और फिर आंध्र प्रदेश में इसको ले जाया गया इस प्रोजेक्ट को, और वहां पे लैंड एक्विजिशन कर लिया गया है। तो अब ये जो है यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। ठीक है, इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी होने वाली है 1400 मेगावाट, और ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो एक टाइगर रिजर्व है भारत का और राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इसके अगेंस्ट भी जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो पर्यावरणविद है, जो काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि फिर इसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा वहाँ के जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमेशा अपोजिशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो भी वेस्टेज होता है, यूरेनियम, थोरियम, जो भी यूज हो रहा है, वो रेडियो एक्टिव वेस्टेज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका यूज हो गया तो वो खत्म हो जाते हैं, वो नेचर में रहते हैं। रेडियो एक्टिव जो है वो बहुत बुरा, आपको पता है कि रेडियो एक्टिव जब सेपरेशन होता है तो कितना, चेरनोबिल का डिजास्टर, आज तक इसके अंदर में रेडियो एक्टिविटी का इफेक्ट लोगों के ऊपर देखने को पड़ता है। तो बहुत बुरा असर पड़ता है रेडियो एक्टिविटी का, इसलिए लोगों को डर रहता है कि कहीं एक बार भी लीकेज हुआ और फिर बहुत बुरा इसका असर पड़ने वाला है वहाँ के एनवायरमेंट पे। तो लोग इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जो है वो इसका इसको अपोज करते हैं, और इसी वजह से जापान ने अब अपने यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद करना शुरू कर दिया है। कुछ और की हम बात करेंगे जो कि प्रपोज है, और कुछ और नहीं, बस इतने ही है जो प्रपोज है, जो अभी आपको दिखने वाले हैं। तो पहला है माही बांसवाड़ा, जो कि राजस्थान में है, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 2800 मेगावाट की होगी, टोटल 4 रिएक्टर। अगला है भीमपुर, जो कि मध्य प्रदेश में 2800 मेगावाट का होगा, और यहाँ पे भी टोटल 4 जो है वो रिएक्टर्स होंगे। और फिर है हरिपुर वेस्ट बंगाल में 6600 मेगावाट का, 1000 मेगावाट का एक रिएक्टर, टोटल 6 होगा। तो जो जैतपुर है उसके बाद ये हरिपुर का दूसरा सबसे बड़ा बन जाएगा। ये प्रपोज्ड है, ठीक है, अभी तक हमने जो देखा वो प्रपोज है, जिसमें जैतपुर अंडर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, गोरखपुर में भी कंस्ट्रक्शन चालू कर लिया गया है। ठीक है, कोवाटा आंध्र प्रदेश के लिए लैंड एक्विजिशन कर लिया गया है। अभी इनके लिए कुछ ऐसा किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे बनाया जाएगा। गवर्नमेंट की प्रपोजल, गवर्नमेंट मंजूरी दे दी है इनके लिए। तो सिर्फ इतने ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर और प्रपोज पावर प्लांट है जो इंडिया में काम कर रहे हैं। सारा आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और रिएक्टर्स कैसे काम करते हैं, इसके लिए हम लोग बाद में वीडियो करने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इस कोविड-19 के लॉकडाउन में फिर से आपको पता ही इंक्रीज हो चुका है 14 दिनों के लिए, तो घर पर आपको एक अच्छा टाइम मिल रहा है, आप स्पेंड कीजिए पढ़ाई के ऊपर, और बिल्कुल अच्छे से जो भी आप खुद से स्टडी कर रहे हैं या जो कुछ भी आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको फोकस कीजिए, हल्के मत लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये जो आपने अभी पढ़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, आप लिख के रखिए कि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे मिलना ही मिलना है, और इससे बाहर नहीं मिलना जितना आपने पढ़ लिया है। अब जाते जाते हम अपना कल का होमवर्क लेते जाइए, जो हम नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका आंसर लेकर आएंगे। और तब तक आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको पता है इनका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।